अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने सिंथ स्टूडेंट को ये बताने जा रही हूँ कि उनको जो है किस तरह से प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करना है, ठीक है, और कौन से करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी चैप्टर आप लोग प्रिपेयर करें, रिवाइज़ करें, ठीक है। सो आपको करना ये है कि एनटीएस के जो चैप्टर वाइज पास पेपर है, ठीक है, पीडीएफ है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और आपको मैं एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एनटीएस के पास पेपर जो है देखने के बाद, मतलब वो जो पहले टेस्ट एनटीएस लेता था तो वो काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ देता था, लेकिन प्लस कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी है, जैसे कि मैंने फ़िज़िक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का एनालाइज़ किया। सो केमिस्ट्री में थ्योरी के एमसीक्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल वाइज, जबकि फ़िज़िक्स में जो है वो न्यूमेरिकल वाइज ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब मैंने एक चैप्टर के सारे ईयर के देखे हैं तो उसमें मुझे 3 जो है वो थ्योरी बेस मिले, बाकी सारे जो है वो मुझे न्यूमेरिकल वाइज मिले। तो इसका मतलब आपको वो स्टूडेंट जो कि न्यूमेरिकल वाइज जो एमसीक्यूज़ होते हैं उससे बहुत दूर भागते हैं, तो मेरी उनको यही है कि भले आप केमिस्ट्री में अगर नहीं कर पा रहे तो ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर थ्योरी बेस आ रहे हैं ना, मतलब थ्योरी बेस एनटीएस जो है केमिस्ट्री में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो जो टेस्ट में देता है वो थ्योरी बेस देता है। लेकिन फ़िज़िक्स की बात कर रही हूँ, फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल वाइज एमसीक्यूज़ का रेशो ज़्यादा है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। आप लोग को प्रिपेयर करना होगा अपने आप के लिए। जहाँ तक ट्रिक्स की बात है तो मैं आपको ट्रिक्स दे दूँगी, ठीक है। टॉपिक वाइज उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और बहुत से स्टूडेंट को तो ऑलरेडी मिल भी गई होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं आजकल और कोचिंग ज्वाइन किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी पूरी। सो मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ ताकि आप लोगों का ये जो डर खौफ है इसको शायद मैं कम कर सकूँ, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से इजी एमसीक्यूज़ एनटीएस आस्क करता है, ठीक है। सो उसी के हिसाब से आप लोगों को बस कॉमन चीज़ें रिवाइज़ करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में अपने आप को नहीं लेके जाए, क्योंकि टाइम भी कम है। बस आपको अच्छी सी रिवीजन देनी है, फार्मूलाज़ को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। जबकि रट्टा मुझसे नहीं लगता लेकिन मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी किस तरह से जो है आपको फार्मूलाज़ को लर्न आउट करना है। फार्मूलाज़ तब तक अच्छा मुझसे रट्टा नहीं लगता था तो मैं क्या करती थी, मैं उस फार्मूले की बेस तक जाती थी कि वो फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्या बताता है, वो किस तरह से ड्राइव हुआ, किस डेरिवेशन से, वो डेरिवेशन क्या बताती है। तो मुझे इस वजह से रट्टा लगाने की कभी भी नीड नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो स्टूडेंट जो कि मेरी तरह है और रट्टा उनसे नहीं लग पाता, सो मेरी उनको यही एडवाइस है वो जाके जो है ना बुक खोलें और बस फार्मूले की डेरिवेशन को देखें, कि पूरा पढ़ने ना बैठ जाए, बस कि भाई ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ और किस चीज़ के लिए था, ठीक है। कॉमन सा इंट्रोडक्शन देख लिया, सो फिर उसको रट्टा लगाने की नीड नहीं होती। लेकिन जो रट्टे में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं तो उनके लिए 2 मिनट का काम होता है, वो कहते हैं भाई हम रीडिंग इतने हमें बेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रट्टा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो रट्टा बस जो भी है फार्मूलाज़ को पक्का करना है। फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल वाइज एमसीक्यूज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री बाकी सारा इजी होता है। अच्छा, इंग्लिश जो है थोड़ा सा टफ़ होता है एनटीएस का। पीएमसी के अगर हम एज़ कम्पेयर टू पीएमसी देखें देन जो है मैं कहूँगी कि एनटीएस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश में, ठीक है। और बाकी फ़िज़िक्स इस वजह से डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाइज एमसीक्यूज़ देने में ज़्यादा प्रेफर करता है फ़िज़िक्स में। सो यू शुड प्रिपेयर, इंशाल्लाह यू विल प्रिपेयर इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर एंट्रो देने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ जो कि 2000 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे क्या आस्क कर रहा है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाले, ठीक है। अगर ये भी आप लोग गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग काबिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग की प्रिपरेशन नहीं है, आप लोगों ने सही से प्रिपेयर नहीं किया चैप्टर को, ठीक है। सो यू शुड बी प्रिपेयर, ठीक है, डोंट लूज़ होप, ठीक है। अच्छा ये देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज़, अगर डिस्टेंस जो है ना 2 चार्ज बॉडीज़ के दरमियान वो डबल कर दिया जाए, इज़ डबल, एंड द चार्ज इज़ ऑल्सो डबल, और चार्ज को डबल कर दिया जाए, तो बताएं
इंटरेक्शन फोर्स विल बी क्या होगी, ये वही सेम एमसीक्यूज़ है जो मैंने लास्ट टाइम अनीस हुसैन की इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़ करवाए थे। मेरे ख्याल से वो भी फर्स्ट एमसीक्यूज़ था, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि फ़र्स्ट आप लोग एनटीएस के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्रिपेयर कर लिया तो यू शुड बी प्रैक्टिस फर्स्ट एनटीएस पास पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को एनटीएस पास पेपर से सॉल्व आउट कर लिया, उसके बाद आप अगर टाइम बचता है तो अनीस हुसैन के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है उस पे जाए, क्योंकि अनीस हुसैन ने एनटीएस के अकॉर्डिंग की एमसीक्यूज़ रेशो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस बुक को रिलीज़ आउट किया था। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट एनटीएस पास पेपर, देन सेकंड ऑप्शन योर प्रायोरिटी इज़ अनीस हुसैन प्रैक्टिस बुक, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए वही अनीस हुसैन के एमसीक्यूज़ का बुक है जो कि 2000 में आया हुआ है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जो है डबल कर दिया जाए और चार्ज को भी डबल कर दिया जाए, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, जब डिस्टेंस डबल होगा, ठीक है, और आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, ये बात याद रखेगा आप, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब डिस्टेंस डबल हो रहा है, मीन 2 to the 4 टाइम हो गया डिस्टेंस, बिकॉज आर के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, तो 4 टाइम हो गया। अच्छा, और चार्ज हमारे पास 2 है क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। चार्ज तो एक दोनों को डबल करने से वो भी 4 टाइम हो गया, तो चार्ज को डबल करने से फोर्स 4 टाइम हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम हमने डिस्टेंस को भी डबल किया है, तो डिस्टेंस को डबल करने से जो है क्या हुआ कि वो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो गई। चार्ज को डबल करने से 4 गुना बढ़ गई, जबकि डिस्टेंस को डबल करने से 4 गुना कम हो गई। इसका मतलब फोर्स रिमेन सेम, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अनचेंज या रिमेन सेम, ठीक है। ये एक ही अल्फाज है, सो ये करेक्ट ऑप्शन इज सी है। अच्छा, 2 देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कि जो कैपेसिटेंस है ना ऑफ अ कैपेसिटर की, वो किस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं, एबिलिटी टू चार्ज, जो एबिलिटी होती है, और सॉरी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। जो एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो वो किस पे डिपेंड करती है, देखें, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट्स, डी। तो ये भी बहुत ही बच्चों वाला है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लिया होगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। और ये अगर आप जिन बच्चों ने अगर ये गलत मार्क किया था या उनको नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ी सी बुक रीडिंग कर लेनी चाहिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। अच्छा, आप इसके फार्मूले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन सब पे डिपेंड करता है। बेटा, फार्मूला क्या था, कैपेसिटेंस का फार्मूला था सी ई नॉट अपॉन डी, ठीक है, सॉरी ए ई नॉट अपॉन डी, मीन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, एंड डाइलेक्ट्रिक के मीडियम पे डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, थर्ड देखिए, चूज़ द रिलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट। अब ये रिलेशन है, ये भी बच्चों वाले हैं, मतलब इस तरह से एनटीएस पूछता था। आप खुद सोचें कि इतने बच्चे वाले एमसीक्यूज़, इसका ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग की एक रिलैक्सेशन हो जाए कि भाई एनटीएस तो बहुत बच्चों वाला करता है। फिर आपका दिल जो है क्या करेगा, मतलब जब आप इस तरह के एमसीक्यूज़ जो मैंने अभी आपको दिखाएं, अब इसके बाद आप मुझे ऐसे लगता है फिर आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे और कहेंगे कि यार बहुत इजी एमसीक्यूज़ आस्क किए जाते हैं एनटीएस में। इसका मतलब हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक चीज़ों को रिवाइज़ करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बेसिक चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया होता, तो इस तरह की एमसीक्यूज़ में, इजी एमसीक्यूज़ में आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। सो कॉमन बेसिक चीज़ें को रिवाइज़ करें। एनटीएस बहुत ही ईजी पेपर बनाता है, ठीक है। मैंने आप लोग को वार्न कर दिया है। इसके बाद अगर आप लोग पेपर देने के बाद कहते हैं कि यार इतना इजी था लेकिन हमारी रिवाइजमेंट नहीं थी, सो ये आपका फॉल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए एम्पेयर कूलम पर सेकंड, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आई जो होता है वो क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। आई इज़ एम्पेयर, क्यू मीन कूलम ऐसा यूनिट, और टी मीन सेकंड, कूलम पर सेकंड। वोल्ट देखें, इन्होंने वोल्ट दिया है कूलम पर सेकंड, तो ये ओहम देखें वोल्ट पर एम्पेयर। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो वी अपॉन आई हो गया। वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी अपॉन आई वोल्ट पर एम्पेयर इज ओहम, ये भी ठीक है।
और बाकी डी देखिए 1 कूलम जो है 1 कूलम चार्ज, ये मैंने आपको अनीस हुसैन की प्रैक्टिस बुक जो मैं सॉल्व करवाई तो उसमें मैंने बताया था कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 एक्स-18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 25 24 6.2, ठीक है। दूसरा डिजिट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है या नॉट करेक्ट है वो है बी, ठीक है। सो आप लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, मैं फिर भी ये डिस्कस कर देती हूँ। अच्छा, विच क्वांटिटी कैन बी मेजरिंग इज़ इन यूनिट जूल पर कूलम। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी है जो कि जूल पर कूलम में मेजर होती है, तो खुद बताएं। करंट है, करंट तो क्यू अपॉन टी होता है, कूलम पर सेकेंड होता है, नॉट जूल पर कूलम, तो ये तो नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पावर देखें, रेजिस्टेंस देखें, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू मीन जूल, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम करेक्ट ऑप्शन है। मीन 4 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जूल पर कूलम। और फार्मूला से जो है मैंने जज आउट किया कि फार्मूला जो होता है वी का वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, देन जूल पर कूलम इज़ करेक्ट ऑप्शन, मीन बी, पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिफ्थ देखें, 2 कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड एंड 10 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा, यहाँ पे जो है सीरीज़ का ऑप्शन है कि 5 और 10 को जब आप कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी। अच्छा, अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं वॉक करते हुए बना रही हूँ, तो मेरे पास कोई कॉपी पेंसिल नहीं है कि मैं जाके सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत की हुई है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने, और वो स्टूडेंट जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है वो भी मेरी तरह इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। किस तरह से, फार्मूला क्या है, जब भी 2 कैपेसिटर डिफरेंट दिए होते हैं और सीरीज़ में होते हैं, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगता है, सी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ 2 कैपेसिटेंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 5 10 50, और नीचे सम क्या होगा 5 10 प्लस 15, तो 50 अपॉन 15 इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, 50 अपॉन 15, 5 का टेबल पढ़े, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 0, ठीक है। 3 अपॉन 10 आया, ठीक है, 10 अपॉन 3 आया, ठीक है। सो 10 अपॉन 3 को आप किस तरह से करेंगे कि आपका ऑप्शन क्या आएगा, 10 अपॉन 3 आ रहा है आपका आंसर ना, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। आप 10 अंदर रखें, 3/3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फिफ्थ का आंसर जो है वो क्या है, सी है। इस तरह से 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट आंसर, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब ये क्या है, ये आ रहा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिया हुआ है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट ऑप्शन ए देखिए कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो ज़्यादा होता है सेंटीग्रेड, मतलब क्योंकि जो 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है 1 सेंटीग्रेड से, या 1 सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है 1 फ़ारेनहाइट से, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, 1 सेंटीग्रेड इज़ ग्रेटर देन 1 फ़ारेनहाइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। सो ये हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का है जो कि यहाँ पे आ गया है। 7 देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। अब ये भी ऐसा है कि मैं अगर अब ये मतलब एक वीडियो लेक्चर हो रहा होता ना तो आप लोग मुझे देख पाते, मैं जो है मेरे कॉपी पेंसिल से नहीं सॉल्व करी, मैंने पहले वाला एमसीक्यूज़ में भी विदाउट पेंसिल एंड कॉपी किया था, तो वो स्टूडेंट जिनकी बहुत ज़्यादा भी नहीं, जिसकी कम भी प्रैक्टिस है तो वो कर लेगा। बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज़ हैं कि हमें मतलब प्रैक्टिस करने की भी नीड नहीं है, सॉरी मतलब सॉल्व करने की भी नीड नहीं है बैठ के, ठीक है। वैसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कहूँ तो आप लोग कहें कि नहीं भाई मैम ने ऐसे किया था तो हम भी नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व करें। मैं तो शुरू से अपने वक्त में भी मैं ज़्यादा सवाल जो है ना माइंड में ही सॉल्व आउट कर देती, जबकि इसका नुकसान भी कभी कभार हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं 100% हर वक्त सही हो, तो यही होता है, ज़रूरी होता है कि आप लोग सॉल्व आउट करें। मैं आपको फार्मूला भी बता रही हूँ और इमेजिनेशन से मैं आपको सॉल्व भी करवा रही हूँ। अगर आप लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप बैठ के पेंसिल और कॉपी लें और सॉल्व आउट करें, इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, 7 देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट
चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है फॉर अ पॉइंट चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू फिक्स होती है 9x/9 और क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन x⁻⁶, ठीक है, और 1 मीटर। तो आप खुद ही देखें के क्यू और आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, वो स्टूडेंट जो कि सॉल्व कर रहे हैं वो पेंसिल लें और फार्मूला लिखें, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के की जगह वैल्यू पुट करें 9x/9, ये आपको याद होनी चाहिए, मैं वहाँ पे आपको नहीं बताऊँगी। और क्यू की वैल्यू आप क्या दी है 1 माइक्रोकूलम, पुट करें 1x⁻⁶ कूलम, और डिस्टेंस में पुट करें 1 और होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, स्क्वायर ले लें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 9x/9 को जब आप 1 माइक्रो x⁻⁶ से करें तो क्या आएगा आपका आंसर 9x/9। ठीक है, 9 1 9 हो गया। ठीक है, अब 9x/9 था ना, के का जो x/9 है और 1 माइक्रो x⁻⁶ और प्लस 9, तो आपके पास क्या बचा +3। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? डी, 9x/3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो देखिए मैं अभी भी वॉक मुसलसल करती जा रही हूँ, और वो स्टूडेंट जिनको मैंने फार्मूला भी बता दिया, उन्होंने फार्मूला भी लिख लिया होगा, के की वैल्यू भी बता दी और सब कुछ सॉल्व भी करा दिया, और आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग इस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, या मैं बोर्ड पे पेंसिल पे करवाऊँ। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अरेंज करना उस जगह को और फिर ख़ुद को कवर करना, ये फिर मेरे मुश्किल हो जाता है ना। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़्यादा आसान रहती है, मैं जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाती हूँ ना, मुझे ग्लव्स पहनने की नीड होती है। सो इट्स वेरी इजी, सो ये मेरे लिए अच्छा है। और सो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग खुद पेंसिल कॉपी ले लिया करें। मैं आपको फार्मूला भी बता रही हूँ, मैं आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा आसानी है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाकी वो बोर्ड का चक्कर, पेंसिल कॉपी स्टैंड फिक्स करना, मोबाइल फिक्स करना, वो काफ़ी मुझे झंझट फील होता है उससे। ठीक है, अच्छा देखें 8 आंसर देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए ये एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? ए जो है रॉन्ग है, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, F/Q। एक इसका ये भी यूनिट है। वो पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला था जो 7 मैंने आपको करवाया कि E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज के लिए। बच्चे इस फार्मूले में भी गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैम 2 फार्मूले, बेटा वो पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। और अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट नॉट पॉइंट चार्ज ना मेंशन हो, देन आप लोग जो फार्मूला पुट करेंगे वो करेंगे आप E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, तो F/Q, F का होता है न्यूटन, Q अपॉन मीन Q क्या है? कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज करेक्ट ऑप्शन विच इज़ बी, 8 इज़ बी। अब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट, ये तो मतलब मैं कहती हूँ आंखें बंद करके लगा लें ये। अच्छा, यूनिट भी कुछ बच्चों को नहीं पता होते, तो यूनिट पर ग्रिप रखें, अपनी फार्मूलाज पर रखें, कैलकुलेशन बेस। कैलकुलेशन इतनी कुछ खास नहीं होती, जैसे अब मैंने ये सारे MCQs करवाए, मैंने जस्ट बोलते हुए करवाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मुश्किल होती है, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी ऐसी बात नहीं है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज फेराड, ऑप्शन ए। अच्छा, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, अब ये कह रहे हैं कि कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। तो आप बताएं कि कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो कंडक्टेंस जो है ना, जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू ρl/A। ठीक है, उसी को आप उलट कर लें। किस तरह से? कंडक्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल G से। अब कंडक्शन का जो फार्मूला होगा ना, वो होगा R का था ρl/A, इसका था कंडक्टेंस का होगा ρA/L। ठीक है, मैं इस तरह से कंपैरिजन के थ्रू अपने फार्मूलाज को याद करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई हैव रिमेंबर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना आप लोगों को मैं टीच नहीं कर पाती, बट अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया और आप लोग भी इस तरह से याद कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसको आप उलट करके, अच्छा कांस्टेंट को नहीं छेड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आर को रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया कि R = रो एल अपॉन ए है, फिर मैंने आपको बताया कंडक्टेंस का फार्मूला जो होगा, मैंने जस्ट L और A को चेंज किया, लेंथ और एरिया को अपोजिट किया, मैंने रेजिस्टिविटी को नहीं छेड़ा, कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे आप। कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, रो अपनी जगह पे रहा, नॉमिनेटर में ही रहा जहाँ पे था पहले रेजिस्टेंस में। मैंने लेंथ जो है पहले नॉमिनेटर में थी रेजिस्टेंस में, मैंने कंडक्टेंस में उसको डिनोमिनेटर में कर दिया, और एरिया डिनोमिनेटर में था रेजिस्टेंस में, मैंने उसको नॉमिनेटर में कर दिया। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, सो फार्मूला भी उलट हो जाएगा, अच्छा अपोजिट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा था तो मैं कुछ जो है ना एडिशन कर देती हूँ सॉरी फॉर डैट। अच्छा, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दी अबव। अब इतना मैंने फार्मूला डिटेल में समझाया, ट्रिक भी बताई उसको याद करने के, तो इसका इतना तो बनता है ना कि आप फ़ौरन जवाब दे दें कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड इस वजह से करता है क्योंकि कंडक्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, थिकनेस ज़्यादा होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, और डेंसिटी ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, 10 डी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं चाह रही हूँ कितने हैं इसके MCQs में जा रही हूँ कि इसको पूरा डिस्कस आउट कर दूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा है यार, इसके तो 29 है, सो आई विल, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कि ये यहाँ पे कंप्लीट आउट हो जाए। अच्छा देखें 11, सॉरी मैं चाह रही हूँ कि 10 में यहाँ पे डिस्कस कर दिए ना। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग इस तरह से, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी दे दीजिएगा। अगर कमेंट करने में आप मतलब टाइम नहीं है बच्चों, तो लाइक करने से भी मैं जज कर लेती हूँ, व्यूज़ से भी मैं जज कर लेती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है, सो मैं इसको प्रोसीड आउट करूँगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम आप वीडियोज़ को मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट को अच्छी लग रही है या नहीं, देन मैं प्रोसीड करती हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को भी मैं देखूँगी कि आप लोग को अच्छी लग रही है, आप लोग के व्यूज़ से, आप लोग के लाइक से, आप लोग के कमेंट से। अगर आप लोग को ये अच्छी लग रही है, आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से मैं NTS के पास पेपर और UHS के मैंने एंड टाइम लेक्चर दिया था, वो भी काफ़ी कॉमन आते हैं, तो पंजाब वालों के लिए UHS को डिस्कस करना है और सिंध वालों के लिए NTS को डिस्कस करना है, और बाकी मैं KPK वालों से माजरत चाहती हूँ, जबकि KPK वाले मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैम आप तो, आपको हमारी साइड होना चाहिए लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आप लोग की साइड ही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान। बट मसला ये है कि मैं कराची में रहती हूँ, कराची से ही मैंने पढ़ा है, सिंध से पढ़ा है, मैं सबकी साइड हूँ, सभी इक्वल है। बट मसला ये आता है कि आप लोग मतलब जहाँ पे आप रहते हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा माहौल मिला होता है कि भाई हमारा पहले करवाना है, और आप लोग मतलब इजी भी होता है पहले अपना करवाने का। अब मेरा अपना है तो वो जगह, लेकिन अपना रहा ये है। सो इंशाल्लाह KPK वालों को मैं टाइम निकालूंगी, मैं करवाऊँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, वो मैं नहीं, KPK वालों के लिए मैं ईता को डिस्कस करूँगी, पंजाब वालों के लिए मैं UHS को डिस्कस करूँगी, सिंध वालों के लिए मैं NTS को डिस्कस करूँगी। पास पेपर बहुत इजी MCQs आते हैं, सबसे जो इजी आता है ना, सबसे इजी वो NTS का आता है, सबसे इजी। UHS का फिर भी थोड़ा टफ़ होता है, ठीक है, ईता का मेरे ख्याल से मिड होता है, मिड, ठीक है, इतना कोई टफ़ और ना टफ़ होता है ना इजी होता है, लेकिन UHS का टफ़ होता है। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि UHS का टफ़ होता है, NTS का बच्चों वाला होता है, आप लोगों ने देखे बच्चों वाले MCQs थे। ठीक है, सो आप लोग मुझे बताइएगा मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, देन आई विल कंटिन्यू और नॉट, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है, आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि इस वीडियोस को, इस जो है प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रखा जाए। सो यू ऑल शुड डिपेंडेड यू, ठीक है, सब आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखेगा, और इंशाल्लाह ये वीडियोस आप लोग के लाइक्स और व्यूज़ के मुताबिक ही कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी। अभी मेरी सिस्टर मुझे चाय टी के लिए बुला रही है, ठीक है, सो मैं, ये मेरी चाय की टाइमिंग है, मैं जाके चाय पी के आती हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, और इंशाल्लाह फिर मैं शाम को इस पर सारे वीडियोस जो है एक साथ ही
अगर 1 घंटे में भी पूरे चैप्टर की बन रही है तो ठीक है, तो फिर आप मुझसे बोलेगा नहीं कि वीडियो लंबी है, ठीक है। 1 घंटे में एक चैप्टर डन होता है, देन शुड बी गुड, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। और इस वीडियोस को आगे प्रोसीड करना आप पे डिपेंड करता है। मैं फिर कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।